welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। आपके ऑप्शन है समय का, दूरी की, प्रकाश की चाल का, और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दूरी का, यानी प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। अब यदि पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, आपको पूछ लिया जाएगा कि एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होगा, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, इतने किलोमीटर के ये बराबर होता है। या तो यदि आपको पारसेक में पूछा जाता है कि ये कितने पारसेक के बराबर होगा, तो 3.26 पारसेक, ठीक है, इतने पारसेक के बराबर होता है। तो कोई दोनों चीज़ें याद रखनी है। और प्रकाश वर्ष यदि पूछा जाता है तो इसमें ये कह सकते हैं कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा पूरे तय की गई दूरी, यानी जो वैक्यूम होता है यानी निर्वात जो होता है, निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा कितनी दूरी को तय किया जाता है, वही हमारा प्रकाश वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके ऑप्शन है न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। आपको पता होगा तृतीय नियम के अनुसार क्या है कि जो भी हम लोग क्रिया करते हैं, यानी जिस भी ओवर फोर्स लगाते हैं, तो जितना फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं उतना वो फोर्स हमारे ऊपर भी लगाता है, यानी एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक न्यूमेरिकल्स है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। 2 किलोग्राम का एक कण 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है और इसकी चाल 3 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के दर से बढ़ रही है, तो कण पर कार्यरत बल होगा। आपको ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें अभिकेंद्रीय त्वरण जो है उसका फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अभिकेंद्रीय जो त्वरण का फार्मूला क्या है, तो ये हो जाएगा A बराबर v²/r, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन मिल जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। ये मिल जाता है। उसके बाद जो है आपको A का वैल्यू मालूम हो चुका है और हम लोग को पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो हम लोग यहाँ पे मास हमारा दिया गया है, ठीक है, मास दे दिया गया है आपको 2 दिया हुआ है 2 किलोग्राम, ठीक है। तो फोर्स बराबर m इंटू ए, मास हमारा दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 2.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है 5 न्यूटन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि m द्रव्यमान का एक ब्लॉक 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई से स्प्रिंग पर गिराया जाता है तो स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर तक संपीड़ित हो जाती है। यदि स्प्रिंग का बल नियतांक 980 न्यूटन पर मीटर हो तो ब्लॉक का द्रव्यमान क्या होगा। आपको यहाँ पे ब्लॉक का द्रव्यमान पूछा जा रहा है और आपको यहाँ पे बल नियतांक भी दे दिया गया है, ठीक है। स्प्रिंग का बल नियतांक आपको दिया हुआ है 980 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। आपको बताया जा रहा है, आप पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि एक ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, m द्रव्यमान का एक ब्लॉक है और इसको हम लोग गिरा रहे हैं 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई से, यानी इसकी जो हाइट है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई से हम लोग गिरा रहे हैं और मान लीजिए यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग के ऊपर जैसे ही ये आएगा तो स्प्रिंग को कितना संपीड़ित करेगा, तो 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर संपीड़ित कर रहा है स्प्रिंग को, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको बताना है कि ब्लॉक का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। तो ब्लॉक के द्रव्यमान को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास जो दिया गया है, आपको बल नियतांक दिया गया है, आपको स्प्रिंग कितना संपीड़ित हो रहा है ये दिया गया है। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं संग्रहित ऊर्जा निकालते हैं, यानी संपीड़ित स्प्रिंग का के द्वारा जो होगा संग्रहित ऊर्जा कितना है वो निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ kx², के हमारा जो बल नियतांक है वो दे देना है हाफ, बल नियतांक 980 दिया हुआ है लगा दीजिए, और x² यानी 10 इंटू 10, ठीक है। अब इसको ये सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर स्क्वायर में करने के लिए 100 इंटू 100 करना पड़ेगा यहाँ डिवाइड,
तो कटाने के बाद हम यदि कटा लेते हैं तो ये हमारा आ जाता है, 2 से कटा लीजिए इसको, 49 टाइम्स 49/10 यानी 4.9। ये 4.9 जूल आ चुका हमारा, ये हमारा आ गया ऊर्जा आ गया। ठीक है, संग्रहित ऊर्जा हमें 4.9 जूल मिल चुका। तो जब 4.9 जूल हमें संग्रहित ऊर्जा मिल चुका है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है स्थितिज ऊर्जा, द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा में कमी। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, mgh स्थितिज ऊर्जा के लिए लगाते हैं। तो mgh बराबर हाफ, यहाँ पे आपको दिया गया है ये mgh में आपको m का, तो आपको m निकालना ही है, m इंटू g आपको दिया गया है 9.8 तो होता ही है, तो लगा दीजिए 9.8। और यहाँ पे h से यदि हमको निकालना है, हाइट कितना हो जाएगा, 40 तो पहले से था ही, और प्लस 10 स्प्रिंग जो संपीड़ित हो रहा है वो भी तो देना पड़ेगा, और नीचे इसको सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड, यानी आप गया हमारा यहाँ पे। और ये mgh क्या है, ऊर्जा ही तो है, तो यहाँ पे हम लोग 4.9 को ले लेते हैं, इतना जूल को। तो ये हमारा हो जाएगा m इंटू 9.8 इंटू हाफ। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 9.8 को, तो ये भी आ जाएगा 4.9 m। ठीक है, इतना मास आ गया। तो m बराबर यदि हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4.9 पहले से है, तो 4.9 अब बाय 4.9, तो ये कट के क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी 1 किलोग्राम। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, यानी वो जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, मास कितना होगा, 1 किलोग्राम होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से उपग्रहों के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी जो सत्य है, कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताने हैं। आपके ऑप्शन है, कोई उपग्रह पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल में अस्थायी कक्षा में गति नहीं कर सकता। सेकेंड है आपका, भू अस्थायी उपग्रह भू मध्यवर्ती तल के आरंभ किए जाता है। हम केवल एक भू अस्थायी उपग्रह ग्लोबल यानी वैश्विक संचार के लिए ग्लोब के चारों ओर का ही उपयोग करते हैं। और जो लास्ट है हमारा, उपग्रह की गति इसके कक्षीय त्रिज्या में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। ये जो इसका जो लास्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि उपग्रह की गति इसके कक्षीय त्रिज्या के वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है आपका, इस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। भू अस्थायी उपग्रह भू मध्यवर्ती तल से आरंभ किए जाते हैं, यानी ये आपका जो है कथन सत्य है, बाद बाकी जितने भी हैं वो हमारा कथन गलत है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं कि जो उपग्रह जो होता है वो भूस्थलीय उपग्रह जो भू मध्यवर्ती तल से आरंभ किए जाते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो जो वैश्विक संचार के लिए हम एक से अधिक उपग्रह की आवश्यकता होती है। उपग्रह के कक्षीय तल से अस्थायित्व के लिए कक्षा का पृथ्वी के केंद्र से गुजरना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर का हो जाएगा। केवल बी सही है, बाद बाकी जो आपके ऑप्शन हैं वो सही नहीं है। ठीक है, ये जो हमारा बोला गया है वो बढ़ती है, जो लास्ट ऑप्शन है कि उपग्रह की कक्षीय चाल इसकी कक्षा की त्रिज्या के में वृद्धि के साथ बोला गया बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता क्या, उपग्रह की कक्षीय चाल जो है इसकी कक्षा की त्रिज्या में वृद्धि के साथ क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी भूस्थलीय अस्थायी जो उपग्रह होते हैं भू मध्यवर्ती तल से आरंभ किए जाते हैं, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोयले से वाणिज्य रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं, जो पैदा होता है ऊर्जा कोयला के वाणिज्य रूप से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा ऊर्जा बोलते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ताप ऊर्जा। ठीक है, यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ताप ऊर्जा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 100 ग्राम तांबे का ताप 21 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर एक निश्चित ऊष्मा आवश्यक है, तो समान ऊष्मा को 50 ग्राम जल में प्रवाहित करने पर ताप में वृद्धि होगी। ठीक है, आपको ये पूछा जाए कितनी वृद्धि होगी, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे कि यदि मैं सारा का सारा कैलकुलेशन करके बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पे क्या होगी, वृद्धि होगी। ताप में वृद्धि कितनी होगी, तो 4 डिग्री सेल्सियस। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8, निर्वात में सैटेलाइट उपग्रह को रखा जाता है निर्वात में, तो किस कंडीशन में रखा जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है आपको। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे, सुदूर नियंत्रण द्वारा कक्षा में रखा जाता है, पश्चगतिक रॉकेट द्वारा कक्षा में रखा जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा व्युत्पन्न करता है, और जो लास्ट ऑप्शन है आपका कक्षा में परिभ्रमण के लिए किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा व्युत्पन्न करता है। यदि ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ना हो तो ऐसा क्या होगा, ये वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी आप जो बोल रहे हैं, ये परिभ्रमण जो है पृथ्वी के चारों ओर जो हमारा सैटेलाइट करता है, वो बिना उपरोक्त बल यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके बिना ये नहीं कर पाएगा। यानी जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है, जो इसको सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिभ्रमण में हेल्प करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लवन होती है। ये जो प्लवमान होती है यानी तैरती है, उसका रीजन आपको बताना है किसकी वजह से तैरती है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे श्यानता, असंजी बल, पृष्ठ तनाव, और इसका लास्ट ऑप्शन है पृष्ठ ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव, ठीक है। यानी पृष्ठ तनाव की वजह से जो है जो पिन है वो पानी के ऊपर तैरती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ध्वनि का कहाँ से नहीं गुजर सकती, किस मीडियम से नहीं गुजर सकती। सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम होगा कि साउंड को किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है प्रोपोगेट करने के लिए, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए। यानी जैसे कि हमारा एयर है, ठीक है, तो वहाँ पे एक मीडियम चाहिए इसे प्रोपोगेट करने के लिए। यहाँ पे जल दिया हुआ है, स्टील है, वायु है, निर्वात है। तो निर्वात में कोई भी मटेरियल मीडियम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो निर्वात जहाँ पे ये गुजर नहीं सकेगी, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंटली भी यदि देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो। यदि हम लोग एक टाइट कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर, उसमें से वैक्यूम ट्यूब्स के हेल्प से हम लोग वैक्यूम उससे निकाल लेते हैं, मतलब जो भी एयर होगा पहले उसके अंदर इनसाइड जो एयर होगा कंटेनर के अंदर उसको निकाल लेते हैं, और यदि उसमें फ़ोन रख के हम बाहर से यदि रिंग करते हैं तो रिंगिंग साउंड जो है फ़ोन का वो हमें सुनाई नहीं देता। तो ये इंडिकेट करता है कि निर्वात में जो है ध्वनि नहीं गुजर सकती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। जो अग्निशामक वस्त्र होते हैं उसको बनाने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शन है अर्बरक, एस्बेस्टॉस, टैल्क, और लास्ट ऑप्शन है स्टीटाइट। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्बेस्टॉस। यदि ये क्वेश्चन फिर से आता है तो आपको याद रखना है एस्बेस्टॉस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अग्निशामक वस्त्र बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। आपको बताना है गलनांक सबसे कम किसका है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे स्वर्ण, चांदी, पारद, तांबा। पारद मतलब पारा है यहाँ पे, ठीक है, मरकरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारद, ठीक है। पारद का जो होता है गलनांक बहुत कम होता है। आपने थर्मामीटर में पारद का इस्तेमाल देखा ही होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, जैल गैस के मुख्य घटक जिसे मिथनॉल के संश्लेषण वो हाइड्रोकार्बन के निर्माण में उपयोग में लाते हैं। सबसे पहले जल गैस के बारे में आपको पता होना कि जल गैस क्या है हमारा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये हमारा जल गैस है। तो जैसे ही आपको ये ऑप्शन दिख जाए तो फटाक से मार देना है। इसका इस्तेमाल हम लोग मिथनॉल और हाइड्रोकार्बन के निर्माण में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसे जो है हम लोग सिन गैस भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये संश्लेषण गैस, इसको संश्लेषण गैस इस कारण से इसको सिन गैस भी बोला जाता है। यदि संश्लेषण गैस या सिन गैस पूछा जाता है तो भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। जो हाइड्रोजन बम के बारे में आपने सुना होगा, तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है। जैसा कि हम सूर्य में देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, संलयन होता है, जिससे दो हाइड्रोजन मिलता है और हीलियम बनता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन बम में भी सेम सन के तरह ही अभिक्रिया होता है। तो कौन सा अभिक्रिया होता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। सेकेंड ऑप्शन इज अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। थर्ड ऑप्शन इज नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, और जो लास्ट ऑप्शन है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे जो अभिक्रिया होता है
हाइड्रोजन बम में वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होता है, जस्ट लाइक अ सन, जैसे सन में होता है उसी टाइप से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सा है? यहाँ पे आपको ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य रूप से जो जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस है उसके नाम पूछे जा रहे हैं। आपके ऑप्शन है यहाँ पे ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड द लास्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। ठीक है, यदि हम इसके बारे में और भी बात कर लेते हैं और भी कौन से हरित गैस हैं, तो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो ही जाएंगे, आपके ओजोन हो जाएंगे, मीथेन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं, ये सारे जो हैं ये सारे हरित गैस हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस बोल सकते हैं इसको। इनका काम क्या होता है, ये जो अवरक्त किरण जो होता है उसको अवशोषण कर लेता है। ठीक है, जो सन से निकलने वाला जो अवरक्त किरण होता है उसका अवशोषण करता है, और जिस वजह से जो टेम्परेचर होता है अर्थ के सरफेस का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? यानी कोका कोला जो है उसमें क्या मिला होता है, कौन सा अम्ल मिला होता है जिस वजह से उसका जो टेस्ट है वो हमारा सावर टेस्ट है? आपके ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन इज फास्फोरिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द लास्ट ऑप्शन इज फॉर्मिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, ये फास्फोरिक अम्ल जो होता है ये प्रेजेंट होता है जिस वजह से इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, वो खट्टा होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, जीवाणुओं में फिम्बरी का कार्य होता है। फिम्बरी जो होता है ये थ्री लाइक दिखाई देता है, या तो मतलब रोम के तरह दिखाई देता है। सवाल के मतलब ये जो हमारा जीवाणु होता है उसके आप बोल सकते हैं जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है उसके ऊपर ये पाया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे रोम के तरह का ये संरचना होता है। तो इसका कार्य क्या है, आपके यहाँ पे ऑप्शन है जीवाणुओं की गति प्रदान करना, लैंगिक जन्म में भाग लेना, जीवाणुओं को आकार प्रदान करना एंड द लास्ट ऑप्शन इज उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लैंगिक जन्म में भाग लेता है। ठीक है, ये जो है लैंगिक जनन में भाग लेता है। और यदि हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये जो होता है जो ग्राम निगेटिव जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया मेनली इसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है, जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है वो किससे निर्मित होती है? आपके ऑप्शन है सेलुलोज, ग्लैक्टन तथा मैनन द्वारा, सेकेंड ऑप्शन इज हेमीसेलुलोज, पैक्टीन एंड प्रोटीन द्वारा, थर्ड ऑप्शन इज पैक्टीन, सेलुलोज एंड द प्रोटीन द्वारा एंड द लास्ट ऑप्शन इज सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड तथा पैक्टीन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलुलोज, ग्लैक्टन और मैनन द्वारा। ठीक है, ये जो शैवाल होते हैं उसकी जो कोशिका भित्ति होती है इसके द्वारा बनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हरे पादपों में बोरोन सहायता करता है। तो हरे पादप जो होते हैं उसमें बोरोन क्या किस चीज़ में हेल्प करता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे एंजाइम्स की सक्रियता में, कोफैक्टर एंजाइम्स की तरह क्रिया करते हैं, थर्ड ऑप्शन इज प्रकाश संश्लेषण में एंड द लास्ट ऑप्शन इज शर्करा स्थानांतरण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शर्करा स्थानांतरण। ठीक है, ये शर्करा स्थानांतरण में हेल्प करता है। यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो बोरेट किस फॉर्म में पाया जाता है, तो बोरेट जो बोरोन जो है वो बोरेट के फॉर्म में पाया जाता है और टेट्रा बोरेट के फॉर्म में। ठीक है, ये मृदा में पाया जाता है। ठीक है, अत्यंत कम मात्रा में ये पाया जाता है, उपलब्ध रहता है। इसका काम क्या है, तो जो परागकण का अंकुरन होता है, कैल्शियम के उपाप चयन और प्लाज्मा झिल्ली की जो क्रियाशीलता है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पुष्पन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी फाइटोक्रोम होता है। तो पुष्पन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी फाइटोक्रोम होता है, कौन सा होता है? आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, पुष्प कलियों में पाए जाने वाले वर्णक, पत्तियों में पाए जाने वाले हार्मोन, थर्ड ऑप्शन है आपके पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक एंड द लास्ट ऑप्शन इज पुष्प कलियों में पाए जाने वाले एंजाइम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक।
ठीक है। ये फाइटोक्रोम जो है वो क्या है, ये जो वर्णक पाए जाते हैं उसके लिए उत्तरदायी है। अब यदि इसके बारे में समझ लिया जाए, ये जो पिगमेंट्स है, वर्णक जो है फाइटोक्रोम, सूर्य के प्रकाश में संश्लेषित होता है और पुष्पन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। ये क्या होता है, जो पुष्पन प्रक्रिया होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये फाइटोक्रोम बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। अब चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है शकरकंद किसके समजात होता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे अदरक के, सलजम के, आलू के, एंड द लास्ट ऑप्शन इज अरवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सलजम, ठीक है। यानी जो हमारा शकरकंद होता है वो सलजम के समजात होता है, ठीक है, सलजम के समजात होता है। और यदि हम बात कर लेते हैं अदरक, आलू, अरबी, ये सभी रूपांतरित भूमिगत तने के उदाहरण हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यदि रूपांतरित भूमिगत तने के उदाहरण आपको पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पे बताने हैं, आलू हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, अरबी हो जाएगा, ये सब रूपांतरित भूमिगत तने के एग्जाम्पल हैं। और समजात अंग के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। इसमें क्या होता है, संरचना, जो अंग संरचना में क्या होता है, समान होता है और कायिकी में विभिन्न होता है, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा बट फंक्शन आर डिफरेंट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है कॉर्क इधा का उद्गम होता है। कॉर्क इधा जो है उसका उद्गम होता है, कहाँ होता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे वलकुट के भीतर की कोशिका से, वलकुट की किसी भी कोशिका से, थर्ड ऑप्शन है वलकुट की बाहर की कोशिका से, द लास्ट ऑप्शन है अंत तथा अंतर पोलिय अधा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन कर्धा एधा का उद्गम जो वलकुट की बाहर की कोशिका से होती है, ठीक है। वलकुट की बाहर की कोशिका, यानी ऑप्शन थर्ड जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वलकुट की बाहर की कोशिका से होती है। यानी जो कॉर्क आपने सुना होगा, कॉर्क का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, तो वलकुट की बाहर की कोशिका से होती है। और ये जो कोशिका होती है बिल्कुल आयताकार टाइप की होगी, ठीक है। और इसमें जो अंतर कोशिकीय स्थान होता है वो अनुपस्थित होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 अब देख लेते हैं। भारत में अधिकतम जैव विविधता कहाँ देखी जाती है। आपको ये बताना है कि भारत में अधिकतम जो जैव विविधता है वो कहाँ देखी जाती है। आपके ऑप्शन है पूर्वी हिमालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सेकेंड ऑप्शन इज पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों में, थर्ड ऑप्शन इज मध्य एवं पश्चिमी हिमालय में, एंड द लास्ट ऑप्शन इज पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाटों में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाटों में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाटों में। इसमें बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। सबसे अधिक यदि विविधता पूछा जाए तो आपको बताना है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इन स्थानों को हम लोग हॉट स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक वर्षा भी पाया जाता है और यह उपयुक्त वातावरण यहाँ पे अवेलेबल है, जिस वजह से यहाँ पे विविधता में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है, जैव विविधता में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका पीरकनाशियों से दूषित जल में पीरकनाशियों का स्तर सबसे अधिक किसमें होगा। तो पीरकनाशियों से जो प्रदूषित झील होता है उसमें पीरकनाशियों का स्तर सबसे अधिक किसमें होगा। मछलियों में, जल पादपों में, जल पक्षियों में या प्लवकों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल पक्षियों में, ठीक है। यानी पीरकनाशियों से जो प्रदूषित झील होता है तो उसका जो स्तर होगा सबसे अधिक किसमें होगा, तो जो पक्षी होंगे उसमें, ठीक है। क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला से में सबसे ऊपर स्तर का उपभोक्ता है, ठीक है। और झील की खाद्य श्रृंखला निम्न प्रकार की होती है। पहले जल पादप हो जाएंगे, फिर मछली होगा और उसके बाद जल पक्षी आता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अधिक किसमें होगा स्तर, तो जल पक्षियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। और जो मैं अभी वीडियो बनाऊंगा उसमें भी आपको जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पैरामेडिकल्स के, उनके मैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस सारे रिवीजन करवा दूंगा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इनके भी करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको देख लो, ठीक है। उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं मैथ के भी कुछ क्वेश्चन आपको जरूर करवा दूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकल जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। आपको पता है कि जो हमारा किडनी होता है वो रुधिर को फिल्टर करता है और उससे क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, ठीक है। यानी जो हम लोग यूरिया जो निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं यूरिन के फॉर्म में, यूरिया अमोनिया, तो ये तो बाहर निकल जाता है। आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकलता है। तो आपके ऑप्शन है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिमा एंड द लास्ट ऑप्शन इज यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृक्क से जब रुधिर निकाले जाने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। अमोनिया, यूरिमा और यूरिक एसिड ये सारे निकलते हैं और किस रूप में निकलते हैं, तो यूरिन के फॉर्म में, यूरिन के साथ ये सारे बाहर निकल जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और आप लोगों से बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फिर मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से बार बार अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का जो सीरीज, जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और भी आपको कैसे तैयारी करने हैं उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी देता रहूँगा। अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाइए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। बाय बाय, टेक केयर।